हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इन विद राकेश। और ये आज हमारी 4th क्लास है सीडीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की। बीच में आपका थोड़ा गैप आ गया था बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आई कांट कंटिन्यू क्लासेस। बट आज से फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 4th क्लास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है। और इसमें लेट मी टेल यू कि इसमें ये एक तरह से आपकी PYQ सीरीज ही है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट में लेके आई हूँ, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है आपके, जिसमें आपके DSSB के भी हैं, KVS के भी हैं, इसके अलावा UP टेट के हैं और CTET के हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का मिक्सचर मैं यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हर टीचिंग एग्जाम के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए करे, उसके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of these is true regarding informal education? कि इनमें से अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा सत्य है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है। It has a fixed aim, इसका एक निश्चित उद्देश्य है। Involves an organized institution, एक संगठित संस्था शामिल है। It has a fixed method of teaching, इसमें पढ़ाने का एक निश्चित तरीका होता है। और it provides unconscious learning, यह अचेतन शिक्षा प्रदान करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा फर्स्ट आपका। समझेंगे कैसे? इट हैज अ फिक्स्ड एम। देखिए आप किसी भी तरह की इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, इनफॉर्मल यानी कि आप स्कूल या फिर कॉलेजेस में जाके उस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, या तो आप कोई कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, या तो आप किसी कोचिंग में हैं, या फिर आप इनफॉर्मली ट्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये लगाइए कि अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर टाइपिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एम फिक्स्ड रहता है कि आपको इतने टाइम इंटरवल के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड को इतना लेके आना है। तो आपका एम जो है, यानी कि आपका उद्देश्य जो है, वो निश्चित रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यही इनफॉर्मल एजुकेशन का मीनिंग होता है, ठीक है, मेन एम होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां भी हम इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हों, जहां भी हम अनौपचारिक शिक्षा ले रहे हों, वो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड ही हो। कुछ वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन कहता है कि फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए चाहे कोई भी टीचिंग मेथड हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसमें आप टीचिंग मेथड को फिक्स नहीं कर सकते कि आपको इसी तरह से पढ़ाना होगा, वो काफी रिगिड हो जाएगा और ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। तो आजकल आपके टीचिंग मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं कि आपको थ्योरी या ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रोजेक्टर पे भी वो चीजें दिखाई जा रही हैं। तो इस तरह से मेथड्स आपके चेंज होते रहते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है इट प्रोवाइड्स अनकॉन्शियस लर्निंग। देखिए एजुकेशन चाहे आपका फॉर्मल वे में हो या फिर आपका इनफॉर्मल वे में हो, वो कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है। वो कॉन्शियसली बच्चा लर्न करता है, वो सचेतन अवस्था में रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें वो कॉन्शियस होकर लर्न कर रहा है। अनकॉन्शियस लर्निंग तब कही जाएगी जब बच्चा उस चीज में मेंटली और वहां पे कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें सेकंड है फिर, अ प्रोसेस इन विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन आर शेप्ड एंड मोल्ड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे का ज्ञान, उसका चरित्र और व्यवहार को आकार दिया जाता है या उसे ढाला जाता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट इज एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, लर्निंग अधिगम या डेवलपमेंट विकास। तो ये आपकी कहलाएगी एजुकेशन। देखिए इसमें बात हो रही है नॉलेज की, ठीक है। सिर्फ नॉलेज गेन करना लर्निंग हो जाता है आपका, तो अकेली नॉलेज भी नहीं है, प्लस क्या है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग भी है वहां पे, ठीक है, जो कि आपका डेवलपमेंट में आता है। उसके अलावा आपका बिहेवियर भी शेप कर रहे हैं, जो कि आपका ट्रेनिंग में आता है। तो ये सब चीजें जब एक साथ क्या कहते हैं, इनका इंक्लूजन हो जाता है, इन चीजों का समावेश हो जाता है, तो वो एक एजुकेशन की परिभाषा बनती है, ठीक है। तो जब बच्चे को हम नॉलेज गेन कर रहा है, वो किसी चीज को लेके, उसका कैरेक्टर भी बिल्ड हो रहा है और वो उसका बिहेवियर भी शेप हो रहा है, यानी कि उसका ज्ञान, चरित्र और व्यवहार तीनों को आकार दिया जाता है, वो होती है आपकी शिक्षा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर देयर? कितने जीवन कौशल हैं? 6, 10, 8, 9। तो इसमें होंगे आपके 10। यहाँ पे बात कर रहा है लाइफ स्किल्स की। ये हम आने वाले जब थ्योरी लेक्चर्स आएंगे आपके, जो कोर्स लॉन्च होगा, उसमें साथ साथ
हम थ्योरी और एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पे भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए अभी हम ये समझते हैं कि लाइफ स्किल, यहाँ पे कोर लाइफ स्किल की बात कर रहा है। लाइफ स्किल बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं वो आपकी 10 होती हैं। ठीक है, कोर लाइफ स्किल्स यानी कि आपकी कोर क्या कहते हैं, बेसिक को क्या बोला जाता है, मूलभूत कह सकते हैं आप। ठीक है, मूलभूत जो आपके जीवन कौशल हैं वो 10 हैं, जिसमें जैसे कि देखिए लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जीवन कौशल क्या होते हैं, ये जो है वो आपके बिहेवियर को, कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को अडॉप्ट करना, उसको अनुकूलन में लाना और वो डील कर पाए इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ, लाइफ सिचुएशंस के साथ, लाइफ के चैलेंजेस के साथ, आपके जीवन में जो जो परेशानियां आ रही हैं उसके साथ आप किस तरह से डील कर पा रहे हैं, किस तरह से उनको क्या कह रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं, वो सब इसमें आता है। ठीक है, उनको उनको अच्छे से आप डील कर पाए, उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाए और उस लाइफ के फेज को इजीली आप लुक ओवर कर पाए, उसके लिए लाइफ स्किल्स होती हैं, जिसमें 10 कोर लाइफ स्किल्स मैंने आपको बताई, जिसमें से मेनली होती हैं आपकी जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है, आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना जरूरी है, ये फर्स्ट भी एक तरह की लाइफ स्किल है। इसके अलावा आप में एम्पैथी का होना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जिस इंसान में एम्पैथी नहीं है वो इंसान कैसा है, यानी कि आपके अंदर इमोशनल जो एक एबिलिटी होती है। उसके अलावा आपको में क्रिटिकल थिंकिंग होना भी जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग भी आपका कोर लाइफ स्किल का पार्ट है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहेंगे। उसके अलावा है आपका क्रिएटिव थिंकिंग, संरचनात्मक या रचनात्मक जो सोच होती है वो। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग होगी, निर्णय लेने की क्षमता। इसी तरह से बहुत सारी लाइफ स्किल्स हैं, लेकिन जो बेसिक कोर लाइफ स्किल है वो आपकी 10 है। ठीक है, इसी के अंदर आ जाएगा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप अच्छे से वार्तालाप कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपकी कैसी है। उसके अलावा इसमें कोपिंग विद स्ट्रेस, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल ये हो गई है कि हर किसी ना किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई चिंता रहती है, तो उसके साथ आप किस तरह से डील कर पा रहे हैं, उसको साथ से या अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये आपकी बेसिक लाइफ स्किल्स में आता है कि स्ट्रेस के साथ या तनाव के साथ आप किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ स्किल्स हो गई। टोटल कितनी होती है? 10 होती है, 10 कोर लाइफ स्किल्स। उसके अलावा फोर्थ है, हाउ मेनी चिल्ड्रन व्यूड इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? एज अ पैसिव स्टिमुलेटर, देखिए पैसिव तो बच्चे को कहीं नहीं माना जाएगा, जब बात प्रोग्रेसिव की हो रही है तो बच्चा निष्क्रिय नहीं रहेगा, वहां पे वो एज अ एक्टिव इन्वेस्टिगेटर रहता है, सक्रिय जांचकर्ता के रूप में रहता है। इसका आंसर सेकंड है। अब ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट मानिए या पैसिव स्टिमुलेटर मानिए, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ ओल्ड थ्योरी, लेकिन ये हमारी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थ्योरी में बच्चे को एक्टिव इन्वेस्टिगेटर माना गया है। ये माना गया है कि बच्चा जो है वो क्यूरियस रहता है और वो नई नई डिस्कवरीज करता रहता है। ठीक है, उसको नई चीजों को डिस्कवर करना, उसको देखते रहना, उसको इनोवेट करना अच्छा लगता है। इसीलिए मॉडर्न और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन को एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, सक्रिय जांचकर्ता माना जाता है, ना कि स्मॉल एडल्ट्स। ठीक है, तो ये सभी नहीं होंगे, इसका आंसर होगा आपका सेकंड। मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या है? करिकुलम इज वन, पाठ्यक्रम क्या है? एक टेक्स्ट बुक है, सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक है। अ बुक दैट टीचर्स हैव एंड टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एक किताब जो शिक्षक के पास है और उसे बताती है कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसके अलावा अ प्रोग्राम इज ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन का एक कार्यक्रम। और इसके अलावा अ बुक ऑफ स्किल्ड इन क्रिटिसिज्म, यानी कि कुशल की एक किताब आलोचना। तो देखिए टेक्स्ट बुक, सिर्फ एक किताब को हम करिकुलम कह दे, वो कहना अपने आप में गलत है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एसएस की या साइंस की कोई बुक है और उसको आपको कह दे कि ये हमारा करिकुलम है, तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव होगा। वो करिकुलम के अंडर आती है, लेकिन अपने आप में होल करिकुलम नहीं है। इसके अलावा अ बुक दैट टीचर्स हैव, देखिए टीचर्स के पास जो होती है वो होती है आपकी टीचर्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें अध्यापक को इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी कि उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको किस तरह से कौन सी टीचिंग मेथड्स को या फिर कौन से टीचिंग एड्स को यूज करते हुए बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो ये टीचर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये अपने आप में करिकुलम नहीं है पूरा। इसके अलावा अ प्रोग्राम इज ऑफ स्टडी, तो इसका आंसर होगा थर्ड। स्टडी का अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम, एक पूरा कार्यक्रम, एक पूरा प्रोसेस, जिसमें ये पता चले कि आपको स्टडी किस तरह से करानी है।
ठीक है, जिसमें आपके चैप्टर्स भी, आपकी टेक्स्ट बुक भी इंक्लूड होगी, जिसमें आपका टीचर इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा बुक ऑफ स्किल्ड इन क्रिटिसिज्म, जिसमें क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही, क्रिटिसिज्म को कभी आप करिकुलम का पार्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये तब आता है जब आप उसको एज अ रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उसको जब अपनी कमियों को देख के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो करिकुलम में क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टीचिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज प्लान भी रहती है कि आपको हर चैप्टर के साथ या जो भी कोई स्पेशल चैप्टर है उसमें किस तरह की एक्टिविटीज बच्चे को करानी है साथ में। तो वो सब चीजें किस में होती है, वो करिकुलम में होती है। तो करिकुलम अपने आप में क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, यह पूरी एक अध्ययन का एक कार्यक्रम है जिसमें एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है स्टडी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम। इसके बाद है आपका 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एजुकेशन स्कीम या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे इसको प्रोग्राम कर लीजिए। कुछ चीजें आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती है, लेकिन अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट। देखिए, ये है आपका इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिससे कि इसके नेम से पता चल रहा है, ये किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए हम डिजाइन करेंगे उसका पूरा एजुकेशन प्रोग्राम, उसकी एक एजुकेशन स्कीम, जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे की करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बच्चा अभी क्या लर्न कर रहा है, उसकी प्रेजेंट स्टेट मैथ्स में, साइंस में अभी वो कितने परसेंटेज पे है, वो अभी कितना सीख रहा है। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी की जो वर्तमान में जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, सहकारी रणनीतियों का उपयोग करेंगे। उसमें हम हर तरह की सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं, हर तरह की, कोऑपरेटिव भी होगा, साथ में आपकी कोलैबोरेटिव लगा लीजिए, ठीक है, इंक्लूसिव लगा लीजिए, हर तरह की उसमें हम लर्निंग स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे। और उसके अलावा ग्रेडिंग करेंगे स्टूडेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ग्रुपिंग। देखिए, स्टूडेंट्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे या स्टूडेंट को अलग से ग्रेड करेंगे कि वो कौन सी श्रेणी में आता है, तभी हम उसके लिए इंडिविजुअल प्लान बना पाएंगे कि वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन सी परसेंटेज में है, कौन सी डिवीजन में है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका आईईपी प्रिपेयर होता है। ठीक है, लेकिन ये किस चीज के लिए प्रिपेयर होता है, इसका मेन एम क्या होता है आईईपी का, यानी कि आपका इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशन स्कीम है उसका मेन एम होता है पर्सनल गोल्स को अटेन करना, कि एक बच्चे को उसके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसमें नोट नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे नोट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए उसमें उसकी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लेके चलते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं, उसके बाद ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसका पूरा एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये सब चीजें उसमें शामिल हैं, लेकिन ये क्या है, ये उसका एम है, ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जबकि ये आपका एम है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन स्कीम का मेन एम होता है कि आप उस बच्चे को के लिए जो पर्सनल जो उसका प्लान बना है कि उसको कितना सीखना है, उसको कहाँ तक लेके जाना है, वो टीचर्स या पेरेंट्स आपस में बैठ के वो प्रोग्राम पूरा डिजाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है। आपको मेन बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ये इस तरह का क्वेश्चन है जो जब भी एग्जाम में आया होगा इसको पक्का चैलेंज किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 7th है आपका द वर्ड किंडरगार्टन मीन्स। किंडरगार्टन वर्ड का क्या मीनिंग है, चिल्ड्रंस होम, चिल्ड्रंस स्कूल, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड या चिल्ड्रंस गार्डन। देखिए नेम से पता चल रहा है, किंडर मीन्स चिल्ड्रन और गार्डन मीन्स गार्डन। ठीक है, तो ये होगा बच्चों का गार्डन। किंडर गार्डन मेथड किसने दिया था, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, ये दिया था फॉरबिल ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज नाउ टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें होता है यूज ऑफ ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड का यूज करें, डिस्कस करें, चर्चा करें, स्टोरी टेलिंग, कहानियां पूछें या फिर क्वेश्चनिंग, पूछताछ करें। तो देखिए इसमें स्टोरी टेलिंग आएगा। जब भी आपसे स्टूडेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये अगर लेवल 1 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेवल 1 के एग्जाम में आप बैठे हैं, तो उसको बाय डिफॉल्ट आपको ये देखना है कि आप 1 to 5th क्लास के बच्चों को माइंड में रख के उस क्वेश्चन को आंसर करें। और अगर आप लेवल 2 में हैं तो उसको 6 to 8th या 6 to 10th के स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी और उसकी पेडागोगी को ध्यान में रखते हुए ही हमें उस चीज को आंसर करना है। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो, लेकिन आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बच्चों में इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो इसको अगर आप 1st to 5th देखेंगे तो क्या है, उसमें
अगर आप बच्चों में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट में या हर टॉपिक में हम ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डिस्कस करने में क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब आप कोई चीज पे चर्चा कर रहे हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन है, आप कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक न्यू है, कोई ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे क्या है परिचित नहीं है, जिससे बच्चे उस टॉपिक के बारे में जानते नहीं है, तो उस पर वो कैसे डिस्कस करेंगे, तो ये भी हर टॉपिक में आपका पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चनिंग जो है वो क्वेश्चनिंग भी तभी होगी, वो इंटरेस्टिंग भी तभी होगी जब वो उस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल जानते होंगे, तभी तो आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये हर सिचुएशन में ये 3 मेथड एप्लीकेबल नहीं होते। स्टोरी टेलिंग एप्लीकेबल होता है, क्योंकि देखिए अभी हम जिस स्टेज पे हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू कि कनेक्ट मैं उसको कर पाऊँ एक एक एग्जाम्पल से, एक एक उदाहरण से मैं उसको आपको समझा पाऊँ। तो ये चीज ज्यादा ईजी रहती है किसी भी लेवल पे, चाहे वो आपका लेवल 1 हो या 6 to 8 हो। अगर आप स्टोरी टेलिंग से, किसी कहानी से, किसी एग्जाम्पल से उस चीज को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है और वो उस चीज को जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 3rd। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चॉइस ऑफ चैलेंजेस। निम्नलिखित में से कौन चुनौती की एक पसंद की एक विशेषता है। देखिए यहाँ पे चॉइस ऑफ चैलेंज की बात हो रही है, तो इसमें मोटिवेशन आएगा, प्रेरणा, डिसिप्लिन, अनुशासन, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा या फिर मूल्य। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन को बाद में पढ़ेंगे, जहाँ पे चैलेंज की बात आ जाती है वहां नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन तो है एजुकेशन फॉर ऑल, वो यहाँ नहीं होगी। वैल्यू की बात यहाँ कहीं नहीं हो रही है। डिसिप्लिन, देखिए चॉइस ऑफ चैलेंज है तो वहां डिसिप्लिन भी नहीं आएगा। जब कोई चीज आपको चैलेंज कर रही है, जब आपको ये बोला जाता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करके दिखाइए या फिर इस लेवल तक प्रोफिशिएंट होके दिखाइए, इतने मार्क्स लेके आइए, तो वो आपके लिए क्या होता है, वो आपको एक चैलेंज देता है, वो आपको एक चुनौती दे रहा है। तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हमें करके दिखाना है। आपको ये बोला जाता है कि आप 10 डेज के अंदर एक स्किल को एक्वायर कीजिए, या फिर तुमसे तो ये चीज हो ही नहीं सकती, तुम इस चैलेंज को उठाओ और करके दिखाओ। ये चीज बोली जाती है ना, इफ यू हैव गट्स टू डू इट और नॉट। तो अगर आप में उतना क्षमता है, अगर आप उस चीज को पूरा कर सकते हैं, तो अगर आपके सामने कोई चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें आपकी चॉइस रहती है कि आप उसको कर रहे हैं या नहीं, तो वो क्या होता है, चैलेंज अपने आप में एक पार्ट है किस चीज का, मोटिवेशन का। हम बच्चों को चैलेंज नहीं करते हैं कि आपको इसमें इतने मार्क्स लेके आने हैं या फिर आपको इतने टर्म में इतना अच्छा परसेंटाइल परफॉर्म करना है। तो वो सब क्या होता है, ये मोटिवेशन प्रोसेस का ही पार्ट है, जिसमें बच्चे को उत्साहित किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको रीइंफोर्समेंट दी जाती है, उसको सामने एक टारगेट रखा जाता है कि आपको इसको अचीव करना है, और उससे उसे मोटिवेशन मिलती है। तो ये मोटिवेशन का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10th। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व। यानी कि आपके जो लर्निंग गैप्स रह गए हैं, यानी कि सीखने में जो कमियां रह गई हैं, उनमें से उनको किस तरह से पहचाना और उसका समाधान कैसे किया जाता है। फर्स्ट है आपका टीम स्टडी, टीम अध्ययन, उसके अलावा डिसिप्लिनरी टीचिंग, अनुशासनात्मक उपचार या शिक्षण, उसके अलावा रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, या फिर रीटीचिंग, फिर से शिक्षण। देखिए टीम स्टडी तो नहीं होगी, ये ग्रुप में स्टडी होती है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप लर्निंग गैप्स को ही फिल कर रहे हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हो। डिसिप्लिनरी तो तब होगा जब आप किसी स्टूडेंट को अनुशासन सिखा रहे हैं, या फिर उसको डिसिप्लिनरी टीचिंग, उसको एक डिसिप्लिन वे में टीचिंग कर रहे हैं। इसका आंसर होगा आपका रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। क्योंकि देखिए रीटीचिंग में क्या होता है, आप पूरा टॉपिक दोबारा से बच्चे को पढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ कुछ टॉपिक्स को। रेमेडियल टीचिंग में होता है हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, निदानात्मक उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे में कहाँ से कमी रह गई है, कौन सा लर्निंग गैप रह गया है जिसको बच्चा एक कॉन्सेप्ट को पूरा सीख नहीं पा रहा है, बीच में ऐसी कौन सी कड़ी है जिसको वो छोड़ रहा है। ठीक है, उसको हम उसकी पहचान करते हैं रेमेडियल टीचिंग में डायग्नोसिस के द्वारा, और फिर उसको दोबारा से पढ़ाया जाता है, सिर्फ उस एक टॉपिक या सिर्फ एक उस पॉइंट को। ठीक है, इसमें रीटीचिंग में आपका पूरा टॉपिक रीटीच नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस लर्निंग गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे जो बच्चे के माइंड में रह रहा है, यानी कि जो अपना वो कॉन्सेप्ट मैप बना रहा है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका क्या रीजन है उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसकी रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो आंसर हो जाता है इसका 3rd। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें आपका 11th, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कैन बी अ प्रोपेगेंडा सेंटेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्कूल में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रचार वाक्य हो सकता है, यानी कि एज ए लोगो और एज ए प्रोपोगेंडा सेंटेंस हम क्या
किसके लिए यूज कर सकते हैं? कोऑपरेटिव एजुकेशन आपकी सहयोगी शिक्षा है, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी समावेशी शिक्षा है, या फिर कोलैबोरेटिव एजुकेशन सहयोगात्मक, या फिर सेपरेट एजुकेशन। देखिए एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहा है, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, तो सभी एक साथ है तो सेपरेट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। इसके अलावा इसका आंसर है आपका सेकंड, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव में क्या होता है? समावेश होता है। इसमें सभी नॉर्मल किड्स प्लस जो आपके स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को हियरिंग है, किसी के लिए कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो सब बच्चों को हम एक ही स्कूल में एक ही रूफ के नीचे पढ़ाते हैं, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है कि आप सभी के लिए, स्कूल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दे डिडंट बिलोंग। इसमें ये चीज आपकी क्या कहते हैं, इस चीज का महत्व नहीं होता कि आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, या फिर आपको कोई चैलेंज है, या फिर आप नॉर्मल किड हैं। इसमें सभी स्टूडेंट्स को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा, सबका समावेश, इसके नाम से भी पता चल रहा है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव क्या होती है? सहयोगी शिक्षा होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी प्रैक्टिकल एजुकेशन भी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल या क्लास एजुकेशन भी आपकी होती है। साथ साथ इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस और आपका क्लास बेस्ड एजुकेशन, या फिर जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, प्रैक्टिकल तो यहाँ पे आएगा, खैर सॉरी। ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपका क्लास बेस्ड और थ्योरेटिकल, जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो वो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग में आता है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है? सहयोगात्मक शिक्षा, जिसमें आप अपने पीयर्स के साथ मिलके, अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या कुछ एक नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी सहयोगात्मक शिक्षा हो जाती है, जो आप एक दूसरे के सहयोग से सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब उसके बाद है आपका 12th, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी, ये हुई थी आपके 1995 में। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स के लिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन थ्योरी सपोर्ट्स दिस स्कीम? तो भारत में प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, जो दोपहर का बच्चों को लंच दिया जाता है स्कूल्स में, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में, वो शुरू की गई थी। इनमें से उसका क्या एक प्रेरक सिद्धांत उसका समर्थन कर सकता है? जरूरी नहीं है कि उसका फाउंडर या उसका एक बेसिक प्रिंसिपल रहा हो, लेकिन ये उसका सपोर्ट करता हो। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। इसमें फर्स्ट आपका कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, उसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि आपका मानवतावादी या मानवीय, इसके अलावा बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, और सोशियो कल्चर, सामाजिक संस्कृति। तो देखिए इसका आंसर होगा थर्ड, आपका बिहेवियरिस्ट। समझते हैं कैसे। जो मिड डे मील स्कीम आई थी आपकी 1995 में लॉन्च हुई थी, ये 1st to 8th के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हुई थी बेसिक, जिसमें 1st to 5th आ गया आपका प्राइमरी, ऑलरेडी मेंशन है, और अपर प्राइमरी के लिए भी ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए भी ये लॉन्च हुई थी, जिसमें बच्चों को जो है दोपहर का लंच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में होता है। तो इसका मेन टारगेट बिहेवियरिस्ट थ्योरीज का कैसे सपोर्ट करती है? देखिए इसमें एक तरह से जो पेरेंट्स का नजरिया है, जो बिहेवियर है, उसको चेंज करने की, उसको पॉजिटिव बनाने की, एजुकेशन में सभी बच्चे साथ आ पाएं, और जो क्या है इकोनॉमिकली कुछ वीकर फैमिलीज से जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं भेजा जाता है, उनको चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाता है कि नहीं ये हमारे लिए कमा के लेके आएगा, हमारे लिए खाना लेके आएगा। जब जिसको खाने के लिए ही प्रॉब्लम हो, जिसको यही नहीं पता हो कि उसे सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम का खाना उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एजुकेशन को कैसे मतलब अपनी प्रायोरिटी रख पाएंगे? तो उस हर्डल को हटाने के लिए, वो बिहेवियर उनका ना रहे कि हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन नहीं है, उस चीज को चेंज करने के लिए कि चाइल्ड लेबर को जो है उसका डिक्रीज हो, उसको हटाया जाए और बच्चों को स्कूल में लाया जाए, ताकि बच्चे जो है उनको वहां पे खाना भी मिल रहा है, उनको लेबर करने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ वहां पे वो पढ़ भी रहे हैं, उसको पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू का भी ध्यान रखा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अब आप चाइल्ड लेबर कर रहे हैं तो आपको एक टाइम का खाना मिल रहा है तो फुल न्यूट्रिशन होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मिड डे मील स्कीम में आपका पूरा डाइट प्लान होता है कि आपको किस डे पे क्या चीज कुक होगी। तो इसमें क्या किया गया था, ये व्यवहारवादी ये लगा लीजिए कि ये जो योजना है उसका सपोर्ट कर रहा है मोटिवेशनल थ्योरी, बिहेवियरिस्ट मोटिवेशनल थ्योरी इसका सपोर्ट करती है। इसमें एक बिहेवियर को, एक सोच को बदलने का और शिक्षा को बढ़ाने का, सभी को स्कूल में लाने का एक अपने आप में एम और ऑब्जेक्टिव रखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। देखिए कोग्निशन
एलिमिनेट करके भी समझेंगे तो भी समझ जाएंगे। कोग्निशन की बात नहीं हो रही है सिर्फ शिक्षा की या सिर्फ मेंटल एक्टिविटीज या सिर्फ सीखने की बात नहीं हो रही है। ह्यूमैनिटेरियन एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली मानवतावादी भी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी वो चीज प्रोवाइड हो रही थी। इसके अलावा सोशो कल्चर, सिर्फ एक सोशो कल्चर के लिए भी नहीं कहेंगे, ये हमने सभी बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, सिर्फ एक बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, बिहेवियर चेंज और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है इसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा है आपका थर्ड, द रिपोर्ट सबमिटेड अबाउट सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन बाय कोठारी कमीशन वाज टाइटल्ड एज, कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के विषय में जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसका शीर्षक क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी, करने के लिए सीखना, इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विविधीकरण, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये टैगलाइन किसकी चीज की है, किससे रिलेटेड है ये टाइटल? ये रिलेटेड है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से। और इसके अलावा यहाँ पे इसका आंसर होगा फर्स्ट, कोठारी कमीशन, जो कि आपका 1964 से 66 में आया था, जिसके हेड डॉक्टर कोठारी थे, उन्हीं के नेम पे इसका नेम रखा गया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन, अपनी कुछ सिफारिशें सबमिट की थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। तो ये कब हुआ था? इनमें बेसिकली क्या कहा गया था, इन्होंने एक 10+2+3 इस तरह की एक एजुकेशन पैटर्न को, इस तरह के एक एजुकेशन पैटर्न को इन्होंने सजेस्ट किया था, जो इसके बाद अप्लाई भी हुआ, और इसमें पूरे राष्ट्र के विकास की, पूरा नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई है वहां पे, कि सभी के लिए एक ही तरह का, ये क्या कहते हैं, एक ही तरह का पैटर्न रहे, कि बच्चे पहले 10th तक, 10+2 एंड देन 3 ईयर ग्रेजुएशन, उस तरह से बच्चे पढ़ें। तो इसमें पूरे एजुकेशन को नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रखा गया। ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद आ गए हैं हम 14th क्वेश्चन पे, जिसमें है अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, अ टीचर विल स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 1 वीक इन टीचिंग, 1 वीक टीचिंग में, और साथ साथ इंक्लूडिंग आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि RTI अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक तैयारी के घंटे और इसके साथ साथ शिक्षण में भी कम से कम 1 सप्ताह व्यतीत करेगा। तो उस 1 सप्ताह में कितने घंटे, कितने आवर्स इंक्लूड हैं? 45, 45, 30 आवर्स, 30 यानी कि 30, 60, 60 या 75, 75। तो इसका आंसर है 45। ये अभी भी यही अप्लाइड है, प्रेजेंट में भी यही चल रहा है, कि एक टीचर को RTE एक्ट, जो कि आपका 2009 में अप्लाई हुआ था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग आपको 45 आवर्स अ वीक, एक वीक में आपके 45 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें आपका टीचिंग टाइम भी है, ठीक है, टीचिंग टाइम है, साथ साथ में आपका प्रिपरेशन टाइम भी है, जिसमें टीचर अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेली के लिए अप्रोक्स आपका 7.3 आवर्स माने जाते हैं। ये अभी जो नेशनल आपका RTE या नेशनल लेवल पे जो टीचर्स के लिए टाइम डिसाइड किया गया है, वो भी यही है। और ये कब ऐड हुआ था? ये आपका 2009 में RTE एक्ट में इस चीज को ऐड किया गया था। आर्टिकल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 19 में। इसके अलावा ये साथ साथ आपके आर्टिकल 25 में भी इस चीज का मेंशन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 45 आवर्स जो दिए गए हैं टीचिंग के लिए और प्रिपरेशन के लिए, ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? तो इसमें आर्टिकल 19 है, जो कि RTE एक्ट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 25 सेक्शन 4 है, आई गेस, या सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इतना टाइम आपको 6 डे वर्किंग वीक में आपको देना होता है टीचर्स को। नेक्स्ट है 15th लास्ट क्वेश्चन, इसमें है इन अ सर्व शिक्षा अभियान चिल्ड्रन फ्रॉम विच एज ग्रुप आर इन्वॉल्व। सर्व शिक्षा अभियान जो है उसमें किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं? 0 to 14, 6 to 14, 3 to 18 या फिर 6 to 18? तो इसमें आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये 6 to 14 ही होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान जो है, इसको मैं पहले पिछले प्रीवियस क्लासेस में भी इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था, वहां एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डीपली। जिसने नहीं भी देखी हो वो वहां जाके देख सकते हैं, पर शॉर्ट में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। इसमें क्या था कि ये जो है सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में एक
स्कीम लॉन्च की गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और उस टाइम एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा पर्टिकुलरली 2001 में, और ये इसमें 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के लिए, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए आपका फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को लागू किया गया था। ठीक है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को लागू किया गया था और इसको एक फंडामेंटल राइट, इसको एक मूलभूत अधिकार बनाया गया था। कब? 2001 में। और उस टाइम इसको लॉन्च करने वाले कौन थे? उस टाइम के हमारे जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया था। और अभी प्रेजेंट में भी ये रनिंग है, प्रेजेंट में भी सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका चल ही रहा है, और इसको मर्ज कर दिया गया है किस चीज के साथ? कौन से एक एजुकेशन प्रोग्राम के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है? नेशनल एजुकेशन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन के साथ, जो कि आपका 2018 में लॉन्च किया गया था, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है और ये अभी भी एक्टिव है प्रेजेंट में। ठीक है, तो आज के यही हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको यही पीपीटी और प्रीवियस पीपीटीज को अगर देखना है और कंप्लीट क्लासेस जो है और आपका कोर्स, वो आपको एम कीर्ति ऐप पे मिल जाएगा। जिन्होंने अब तक डाउनलोड नहीं किया है, डू दैट। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू मैं आपके लिए क्विजेस अपलोड कर रही हूँ। हालांकि 2 डेज से, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं हो पा रहा है, बट फ्रॉम टुडे ऑल्सो, टुडे ऑनवर्ड हम अपनी क्लासेस और क्विजेस को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you so much. I think that's it for today. See you in the next class.